एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम चिकित्सा पद्धतियों में आपको संज्ञानात्मक उपचार पद्धति कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में कुछ बताएंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को शॉर्ट रूप में, इसके संक्षिप्त रूप इसका CBT के नाम से भी जाना जाता है। इस उपचार पद्धति, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें रोगी के उपचार करने से पूर्व उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी उपचार का आधार उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण जब उपचार पद्धति अपनाई जाती है तो इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार इस उपचार पद्धति में यह माना जाता है कि जो रोगी है उसके मानसिक विकृतियों का कारण उसका कॉग्निशन या संज्ञान है, और इस विकृति को दूर करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उसके कॉग्निशन को सुधारा जाए, यानी उसकी पुनर्रचना की जाए। और पुनर्रचना इस प्रकार से उसके कॉग्निशन की जाए कि उसमें सुधार आए, उसकी विकृतियों को दूर किया जा सके। कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन इस प्रकार का किया जाता है कि सबसे पहले रोगी के चिंतन और विश्वास को उपयुक्त बनाया जाए, जिससे रोगी सही या समायोजित व्यवहार कर सके। संज्ञानात्मक उपचार पद्धति को ऐसी पद्धति के रूप में कहा जाता है कि संज्ञानात्मक उपचार पद्धति या उपागम ऐसा उपागम है जो रोगी के संज्ञान किस पर आधारित होता है। संज्ञान जो होता है अनेक प्रकार के व्यक्ति के अनुभव, विश्वास, आत्मकथन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्कीमा पर आधारित होता है, और इस आधार पर जो रोगी है वह अपने व्यवहारों का फिर से जो मूल्यांकन करता है, और इसके कारण ही अगर इन सब में दोष है, जैसे उसका जो अनुभव है, विश्वास है, समस्या समाधान के उपाय हैं, यह अगर दोषपूर्ण है तो उसका संज्ञान दोषपूर्ण होगा और कुसमायोजित व्यवहार उत्पन्न होगा। इसीलिए उसकी स्कीमा, विश्वास, आत्मकथन, समस्या समाधान आदि को समझकर ही उसके व्यवहार का उपचार किया जाता है। संज्ञानात्मक उपचार पद्धति में कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले यह बात ध्यान में रखी जाती है कि उसकी विभिन्न प्रकार की विकृतियों का कारण उसका गलत या त्रुटिपूर्ण संज्ञान है। इसके साथ ही साथ संज्ञान का त्रुटिपूर्ण होना और उसका चिंतन भी त्रुटिपूर्ण होता है। इसलिए संज्ञान को सही करना और उसके चिंतन की दिशा को भी बदलना, यानी चिंतन की भी पुनर्रचना करना, और इस संज्ञानात्मक पुनर्रचना की सहायता से जब व्यक्ति की संज्ञान और चिंतन में कुसमायोजन दूर होता है तो परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार समायोजित प्रकार का होता जाता है। समायोजित व्यवहार के लिए संज्ञानात्मक उपचार पद्धति के कई प्रकार हैं जिनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं रेशनल इमोटिव थेरेपी की।
रेशनल इमोटिव थेरेपी RET, जिसे एलिस ने दिया था 1958 में। यह जो थेरेपी है, इसकी मान्यता है कि चिकित्सक यह मानकर चलता है कि रोगी की संवेगात्मक समस्याएं और मनोवैज्ञानिक समस्याएं मुख्य रूप से आंतरिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। आंतरिक कारण यानी जो रोगी है उसके अतर्क संगत विचार और उस विचार के कारण उसका जो विश्वास होता है वह भी अतर्क संगत ही होता है। जब अतर्क संगत विचार उत्पन्न होते हैं और उससे संबंधित अतर्क संगत विश्वास होते हैं तो उसका चिंतन जो है वह दोषपूर्ण हो जाता है और व्यक्ति जो है अपने दोषपूर्ण चिंतन के कारण उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उसकी जो आवश्यकता पूर्ति होती है और जो उसके लिए जरूरी चीजें हैं उन सब पे उसका अतर्क संगत विचार और विश्वास हावी हो जाते हैं। इस प्रकार की रेशनल इमोटिव थेरेपी में उपचार करने से पूर्व चिकित्सक सर्वप्रथम ऐसे अतर्क संगत विचारों और विश्वासों की खोज करता है। क्यों खोज करता है ऐसे अतर्क संगत विचारों और विश्वासों की? ताकि वह ऐसे विचारों और विश्वासों की खोज करके रोगी के कुसमायोजित व्यवहार को समायोजित व्यवहार में परिवर्तित कर सके। जो चिकित्सक है वह रोगी के अतर्क संगत अविवेकपूर्ण विचार और चिंतन की इस प्रकार से पुनर्रचना करता है कि उसमें जो विकृति है उसको दूर किया जा सके। जो चिकित्सक है वह रोगी के गलत विश्वास, विचार आदि का सामना विचार तर्क संगत विवेकपूर्ण विचारों और विश्वासों से कराता है। सामना कराने का मतलब उसका ज्ञान कराता है और जिससे रोगी स्वयं ही, क्लाइंट स्वयं ही यह जान सके कि उसके विचार और विश्वास किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण हैं। चिकित्सक जो है व्यवहारात्मक प्रविधियों की सहायता से भी जो रोगी है उसके अतर्क संगत विचार, विश्वास और चिंतन में परिवर्तन लाता है और रोगी को इस प्रकार से काउंसलिंग या परामर्श देता है कि रोगी यह ध्यान देता है कि उसके विचार, विश्वास, चिंतन को परिवर्तित होना चाहिए और उसमें चिकित्सक के प्रति एक तरह से यह फीलिंग आती है कि जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए वह उपयोगी हैं और वह स्वयं भी अपनी क्रियाओं को अच्छा मानने लगता है। RET की सहायता से रोगी में जो रोग हैं या विकृतियां हैं उसमें उत्पन्न अतर्क संगत विचार और विश्वास को इस प्रकार उपयुक्त बनाया जाता है कि उसका व्यवहार कुसमायोजित व्यवहार के स्थान पर समायोजित व्यवहार में परिवर्तित हो जाए। जो क्लाइंट है उसके जो क्रोध, विषाद, विरोधी व्यवहार अगर अधिक मात्रा में है तो इनको कम करने का प्रयास किया जाता है। RET के द्वारा उन व्यक्तियों की भी
सफलतापूर्वक चिकित्सा की जाती है, जिन्हें प्रतिदिन एडजस्ट करने में कठिनाई होती है। अध्ययन यह भी बताते हैं कि रेशनल इमोटिव थेरेपी के द्वारा व्यक्ति अपने आत्म प्रत्यय की उपयुक्त रूप से व्याख्या करता है, इसे सही रूप से विकसित कर सकता है। आरईटी में यह समस्या भी आती है कि इसकी सहायता से जब व्यक्ति का उपचार किया जाता है तो उसकी चिंता को उतनी सफलतापूर्वक नहीं ठीक किया जा सकता जितना कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के द्वारा उपचार। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि हमने आपको पहले बताया है कि उसमें जिस तरह से चिंता को परिवर्तित किया जाता है, दूर किया जाता है, उतनी सफलता अभी आरईटी को नहीं मिली है। साथ ही साथ आरईटी के द्वारा फोबिया के रोगियों का उपचार भी बहुत सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है, खासकर जैसे एग्रोफोबिया के रोगी होते हैं। इसके अलावा अध्ययनों में यह भी पता चला है कि आरईटी के द्वारा जो रोगी के विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है, जितना कि चिकित्सक इसके बारे में या समर्थक अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, इसमें यह आक्षेप स्मिथ ने लगाया है कि उतना इससे विचार परिवर्तित नहीं होते हैं। इतनी आसानी से व्यक्ति के विचार, उसके चिंतन और विश्वास परिवर्तित नहीं होते हैं। अब हम आपको संज्ञानात्मक उपचार पद्धति में बेक की कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बताते हैं। बेक ने जो कॉग्निटिव थेरेपी दिया है, यह 1979 में दिया है। बेक की इस उपचार पद्धति में रोगी के जो विषाद होते हैं, डिप्रेशन, आपको पता है कि व्यक्ति के विचार, विश्वास, डिप्रेशन, कुंठा उसकी विकृतियों के कारण बनते हैं। तो बेक की उपचार पद्धति में उसकी चिंता विकृतियों और फोबिया के उपचार के लिए विशेष उपयोगी उपचार पद्धति को माना गया है और यह उपचार पद्धति से रोगी की चिंता और फोबिया का उपचार आसानी से किया जा सकता है। इस उपचार पद्धति की मुख्य मान्यता यह है कि व्यक्ति का जो चिंतन होता है, व्यक्ति का चिंतन जब अतार्किक होता है, दोषपूर्ण होता है, तब उसमें विकृतियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति का चिंतन होता है वह स्वयं के बारे में होता है, अपने वातावरण के बारे में होता है, साथ ही साथ जो व्यक्ति है वह अपने भविष्य के बारे में भी जो चिंतन करता है। इस प्रकार से उसके जो अतार्किक चिंतन का प्रभाव होता है वह उसके स्वयं पर पड़ता है, उसके वातावरण पर पड़ता है और उसके भविष्य के संबंध में भी होने वाली क्रियाओं पर पड़ता है। कारण क्या है कि उसकी चिंतन की प्रक्रिया दोषपूर्ण होती है, त्रुटिपूर्ण होती है और इसलिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम ऐसी निगेटिव थिंकिंग या नकारात्मक चिंतन जो कि व्यक्ति को भविष्य के संबंध में एक निगेटिव थिंकिंग मन में लाता है, उसकी क्रियाओं में एक निराशा, दुख का अनुभव भरता है और इस अतार्किक चिंतन के कारण व्यक्ति की क्रियाएं भी असंगत प्रकार की
घटित होती हैं। इस संबंध में बेक ने कुछ तथ्य का उल्लेख किया है कि जो रोगी होता है वह उसके चिंतन के कुछ प्रकार जो बेक ने बताए हैं कि रोगी अतर्क संगत यानी तार्किक सूचनाएं नहीं, अतर्क संगत सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाता है, विचार करता है। जैसे कई बार किसी कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो या जीवन हो, वह यह सोचने लग जाता है कि उसे कोई पूछ नहीं रहा है, वह बेकार है, वह गलत है, उसे कहीं बुलाया नहीं जाता है, उसका कोई आदर नहीं करता है। इस प्रकार के निगेटिव जो थिंकिंग है वह व्यक्ति जो है उसके कारण उसका जो समायोजन है वह भी विकृत प्रकार का होने लगता है। साथ ही साथ व्यक्ति जो है अपने चिंतन में छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही तूल देता है और उसे विकृत बनाकर, बड़ा बनाकर वह बहुत ही ज़्यादा, जैसे छोटी मोटी बातें जिनको कि वास्तव में ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको मैग्निफिकेशन का प्रोसेस उसमें होता है और उसे वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताता है या महसूस करता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति है वह कई बार ऐसी घटनाओं या बातों को इस प्रकार से सोचता है कि उसमें छोटी छोटी चीज़ों के कारण उसमें विकृति आने लग जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वह घटनाओं को या तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर सोचता है या कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति है वह किसी बड़ी बात या बड़ी घटना या बात को सूक्ष्म या छोटे अर्थ में विकृत रूप में सोच लेता है। यानी कोई भी प्रकार हो उसमें हम विकृति देख रहे हैं, चाहे वह घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हो या छोटा रूप करके बता रहा हो या उसके बारे में मनचाहा अनुमान लगा रहा हो। बेक ने अपने उपचार पद्धति में इस बात पर बल दिया कि यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम रोगी के विचार, विश्वास आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाए। यह जानकारी इसलिए एकत्रित करना आवश्यक है कि व्यक्ति किस प्रकार से सूचनाओं के बारे में मनचाहा अनुमान लगाता है, वह कितना अधिक सूचनाओं को विस्तृत करता है, कितना उन्हें सूक्ष्म करता है, यानी कितना तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता है। चिकित्सक जो है रोगी के संज्ञान, व्यवहार, संवेग आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है और रोगी को स्वयं भी उसको पहचानने पर बल देता है। क्यों? इस उपचार पद्धति की सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम हर तरह से व्यक्ति की संज्ञान को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ जो चिकित्सक है रोगी की संज्ञानात्मक जो उसके कॉन्सेप्ट है, उसकी जो नेगेटिव पहलू हैं उसके परिणाम पर ध्यान देने को कहता है। उसके विचार, विश्वास और उसकी क्रियाएं। इसके साथ ही साथ उस चिकित्सक जो है रोगी की अतर्कसंगत विचार, विश्वास और विकृतियों के फायदे, नुकसान, उसके पक्ष, विपक्ष, सही
गलत सब तरह की प्रमाण रोगी को एकत्रित करके बताता है और रोगी को उसकी जांच करने को कहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ ही साथ चिकित्सक जो है व्यक्ति के रोगी के अतर्क संगत संज्ञान के बदले विकल्प में उसके स्थान पर उसको वास्तविक क्या होना चाहिए, सही स्वरूप क्या होना चाहिए, इसकी भी व्याख्या करता है। यह व्याख्या इसलिए की जाती है ताकि जो रोगी है वह अपने संज्ञान में सुधार कर सके। चिकित्सक जो है व्यक्ति के विचार, विश्वास और संज्ञान इसकी चिकित्सा करने के जो उसको बताता है। चिकित्सक और ये भी बताता है कि रोगी जो है इनमें सुधार करके अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार असमायोजन से समायोजित प्रकार का होता है। यानी विचार, विश्वास, संज्ञान इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बेक की चिकित्सा पद्धति यानी संज्ञानात्मक उपचार पद्धति का जो विश्लेषण किया गया, उस आधार पर यह देखा गया कि यह उपचार पद्धति बहुत अधिक प्रभावी होने के साथ साथ इस उपचार पद्धति से एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद व्यक्ति भविष्य के लिए भी अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। यानी इससे एक तरह से स्थायी परिणाम प्राप्त होते हैं। यह जो उपचार पद्धति है, यह औषधि उपचार पद्धति और अन्य व्यवहार परक पद्धतियों की तुलना में अधिक सफल पद्धति मानी गई है। यह अधिक प्रभावशाली भी है क्योंकि जहां हम औषधियों का उपयोग करते हैं उसके कुछ इफेक्ट की भी संभावना होती है। यह उपचार पद्धति लेकिन गंभीर प्रकार के रोगियों के लिए उतनी उपयोगी नहीं है और अधिक विषादी रोगियों के लिए भी यह विषाद के रोगियों के लिए जितनी उपयोगी है उतनी अन्य गंभीर प्रकार के रोगों के लिए उपयोगी नहीं है। अब हम आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम आपको स्ट्रेस इनोक्यूलेशन थेरेपी के बारे में बताते हैं। जैसा कि नाम ही स्पष्ट कर रहा है, तनाव टीका उपचार पद्धति। इस प्रकार की उपचार पद्धति की यह मान्यता है कि व्यक्ति में जो तनाव होता है, इसके कारण, स्ट्रेस के कारण उसमें अनेक प्रकार की अतर्क संगत विचार, विश्वास और चिंतन उत्पन्न होते हैं। एक तरह से यह आत्मनिर्देशित विधि है जिसमें कि व्यक्ति के तनाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस उपचार पद्धति में चिकित्सक जो है रोगी में तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक और परिस्थितियों या कारकों की खोज करता है। यानी सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण रोगी में तनाव की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम चिकित्सक रोगी के साथ ऐसे तनावपूर्ण फैक्टर्स, ऐसे तनाव के कारकों की खोज करता है जिससे कि रोगी के जो विचार, विश्वास, चिंतन है उसमें परिवर्तन
लाया जा सके। इसके साथ ही साथ चिकित्सक जो है रोगी के तनावों को कम करने का पूर्वाभ्यास कराता है। यानी जो परिस्थितियां उसमें तनाव उत्पन्न करती हैं उससे उसमें तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति को प्रिपेयर करता है, रिहर्सल उसका कराता है। साथ ही साथ चिकित्सक रोगी के तनाव को कम करने के लिए ऐसे विचार, विश्वास और संज्ञान उसमें डेवलप करता है, उसमें अभ्यास कराता है, जिससे कि उसका तनाव कम हो जाए। यानी कुल मिलाकर तनाव टीका उपचार पद्धति, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें सर्वप्रथम यह मान्यता होती है कि व्यक्ति के जो तनाव होते हैं वह व्यक्ति के व्यवहार में विकृति लाते हैं। तो चिकित्सक इन तनावों की खोज करता है, रोगी से इन तनावों को का पूर्वाभ्यास कराकर इन्हें कम कराता है और साथ ही साथ इसका पूर्ण अभ्यास कराकर उसके विचार, विश्वास और असंगत क्रियाओं को कम करने का प्रयास करता है। क्योंकि उसकी मान्यता है कि इन तनाव के द्वारा ही व्यक्ति की क्रियाएं, व्यवहार असमायोजित या असंगत होते हैं। तो जब व्यक्ति के तनाव को दूर कर दिया जाता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। इस उपचार पद्धति को भी मनोवैज्ञानिकों ने काफी प्रभावशाली या उपयोगी माना है। यानी यह पद्धति तनाव को कम करने में सहायक होती है। अब हम संज्ञानात्मक उपचार पद्धति में सामाजिक समस्या समाधान के बारे में बात करते हैं। सामाजिक समस्या समाधान, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे SPS के नाम से भी जाना जाता है, इसमें गोल्ड का नाम प्रमुख है। इस उपचार पद्धति की मुख्य मान्यता यह है कि व्यक्ति जो है, रोगी जो है, वह यह विश्वास करता है कि उसकी जो समस्या है, यानी इसमें इस उपचार पद्धति की मान्यता इस तथ्य पर आधारित है कि रोगी का ऐसा विश्वास कि उसकी समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं वह डिस्ट्रेस या उलझनों से हुई है, जिसका कि उसके पास कोई उपाय नहीं है। और इस उपचार पद्धति में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि रोगी जो है, यह जो चिकित्सक जो है, रोगी की समस्याओं के संबंध में उसे कुछ चीजें या तथ्य को सिखाता है कि वास्तव में यह जो सामाजिक परिस्थितियां हैं यह उसमें भय नहीं उत्पन्न करती हैं, वह उसको धमकी के रूप में न ले, इससे भयभीत न हो, बल्कि कार्य या परिस्थिति विशेष में उत्पन्न उलझन जो है वह व्यक्ति को डराती नहीं है, इसको व्यक्ति को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जब व्यक्ति इन चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना अच्छे ढंग से करता है तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। यानी चिकित्सक जो है रोगी के कॉन्सेप्ट में यह परिवर्तन करता है कि यह जो परिस्थिति है यह चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, न कि धमकी भरी परिस्थिति है। साथ ही साथ चिकित्सक रोगी को
उसकी समस्याओं की पहचान करना सिखाता है कि वह समस्या को सही रूप में देखे, और जब रोगी अपनी समस्या के स्वरूप में परिवर्तन करता है, यानी उसको देखने के नजरिए में परिवर्तन करता है, समझने में परिवर्तन करता है, तो उसकी समाधान का स्वरूप भी एक परिवर्तित होता है। साथ ही साथ जो चिकित्सक है वह रोगी की समस्या के समाधान में सहायता देता है। सहायता इस प्रकार से देता है कि वह रोगी को समस्या को समझने में सहायता देता है, उसको समाधान के कई तरीके, वैकल्पिक तरीके प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ उसे यह पहचानने का भी ज्ञान कराता है कि वह अपनी समस्या को सही ढंग से समझ सके। चिकित्सक जो है अनेक समाधान रोगी के सामने रखता है और उसको मोटिवेट करता है कि वह ऐसा समाधान चुनने का निर्णय ले, यानी उसको प्रोत्साहित करता है कि वह सही समाधान चुने जिससे कि उसे सफलता मिले। और इसके लिए वह तरह तरह के तरीकों से रोगी को सही विकल्प, सही क्रियाएं, सही निर्णय लेने के लिए मोटिवेट करता है। इस उपचार पद्धति में चिकित्सक जो है रोगी के निर्णय, जो भी निर्णय रोगी लेता है, यानी जिस विकल्प को रोगी चुनता है, उसके द्वारा उसकी समस्या समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। यानी यह चिकित्सा पद्धति सर्वप्रथम व्यक्ति की उलझनपूर्ण परिस्थितियों की पहचान करती है, उस पहचान के प्रति व्यक्ति के नजरिए या कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है कि यह परिस्थिति चैलेंजिंग है, न कि डरावनी या धमकी भरी। इसके पश्चात जो चिकित्सक है वह रोगी को अनेक प्रकार के विकल्प देता है और इन विकल्पों को विकल्प किसके लिए? समस्या समाधान के लिए। इन विकल्पों को चिकित्सक रोगी के सामने प्रस्तुत ही नहीं करता है, बल्कि वह मोटिवेट करता है रोगी को कि वह इनमें से सही विकल्प चुने। और जब रोगी उनमें से यानी चिकित्सक के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों में से किसी विकल्प का चयन करता है, तब चिकित्सक जो है उस विकल्प की सहायता से ही रोगी को उसके समाधान या लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसके द्वारा विषाद के रोगियों का उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि मनोचिकित्सकीय रोगियों के लिए भी यह जो पद्धति है यह उपयोगी पद्धति मानी जाती है। इस उपचार पद्धति के द्वारा विभिन्न प्रकार की कुसमायोजित आदतों का भी उपचार किया जा सकता है, जैसे मद्यपान से संबंधित समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। क्योंकि इससे संबंधित जो कुप्रभाव होते हैं उससे व्यक्ति को परिचित कराया जाता है और इसका क्यों कुप्रभाव हो रहा है, किससे संबंधित हो रहा है, इसके बारे में उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। सामाजिक समस्या समाधान उपागम क्या दोष भी है। इसके द्वारा जटिल मानसिक समस्याओं या बहुत ज़्यादा जटिल मानसिक जो प्रॉब्लम है उनका उपचार करना संभव
नहीं है। अब हम अगली उपचार पद्धति यानी बहुआयामी उपचार पद्धति के बारे में आपको बताते हैं। यह मल्टी मॉडल थेरेपी के नाम से जानी जाती है। मल्टी मॉडल थेरेपी, इसके बारे में लेजारस के अध्ययनों से इस पद्धति का विकास हुआ है। लेजारस ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि रोगी की अनेक क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं होती हैं। सबसे पहले यह आवश्यक है कि रोगी की जो अनेक क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं हैं उसकी पहचान की जाए और फिर प्रत्येक प्रकार की समस्या के समाधान के लिए सही उपचार पद्धति का उपयोग किया जाए। इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल थेरेपी कहा जाता है या मल्टी मॉडल थेरेपी कहा जाता है। इस प्रकार की जो थेरेपी होती है इसमें समस्या को किसी एक पक्ष या एक क्षेत्र से संबंधित नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि समस्या के सोर्स या प्रकार बहुत प्रकार की हो सकते हैं और इन समस्याओं का पहचान किया जाए और फिर समस्या जिस क्षेत्र से संबंधित है उससे संबंधित उपचार पद्धति का उपयोग करके व्यक्ति का जो इलाज है, उपचार है, वह सही ढंग से किया जा सकता है। यानी इसमें व्यक्ति की समस्या, रोग, विकृति का कारण किसी एक पक्ष, एक विचार, एक समस्या, एक विश्वास को नहीं माना जाता है। इस उपचार पद्धति में समस्या का सुचारू अध्ययन या विस्तृत अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के उस समस्या से संबंधित विस्तृत अध्ययन से हम उसके अतर्क संगत विचार, चिंतन, संज्ञान आदि की पुनर्रचना की जाती है। यानी चिकित्सक जो है उसकी समस्याओं से संबंधित चिंतन, विचार और संज्ञान की पुनर्रचना करता है, जिससे कि रोगी जो है अपने व्यवहार की विकृतियों को पहचान सके और पुनर्रचना के द्वारा कुसमायोजित व्यवहार छोड़कर समायोजित व्यवहार को अपना सके। इस प्रकार की उपचार पद्धति में समस्याग्रस्त व्यक्ति को किसी एक समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए यह पद्धति काफ़ी विस्तृत भी है कि उसकी किसी एक समस्या का उपचार नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जो समस्याएं हैं यानी अनेकों समस्याओं का समाधान किया जाता है और इसके समाधान के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की विभिन्न तकनीकों या प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। लेजारस के अनुसार इसका प्रमुख लाभ यह है कि रोगी की समस्या का जो समाधान किया जाता है उसमें संकुचित दृष्टिकोण न अपनाकर विस्तृत दृष्टिकोण होता है। इसलिए उपचार भी जो है वह स्थायी प्रकार का होता है। आज हमने संज्ञानात्मक उपचार पद्धति में 5 प्रकार की उपचार पद्धतियों के बारे में जाना और इन उपचार पद्धतियों के एक अगर मिश्रित रूप देखते हैं यानी टोटली हम संज्ञानात्मक उपचार पद्धति की बात करते हैं तो यह उपचार पद्धति बहुत ही उपयोगी पद्धति है और इसका उपयोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नैदानिक मनोवैज्ञानिक बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। इसके द्वारा चूंकि
व्यक्ति के संज्ञान में परिवर्तन किया जाता है, इसलिए इसका प्रभाव अधिक उपयोगी होता है। ये अन्य उपचार पद्धतियों की अपेक्षा अधिक आसानी और शीघ्रता से रोगी का सफलतापूर्वक उपचार इस पद्धति के द्वारा किया जा सकता है। किंतु इस उपचार पद्धति में कुछ कठिनाइयां भी हैं कि जैसे व्यक्ति के अतर्कसंगत विचार, विश्वास और चिंतन की पुनर्रचना इतना आसान नहीं है जितना कि कहने में है, क्योंकि व्यक्ति जल्दी अपने विचार, विश्वास या चिंतन को परिवर्तित नहीं कर पाता है। और अगर व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, अगर वह निम्न आर्थिक स्तर का है, अपमानजनक परिस्थिति में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संज्ञान में परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। इस उपचार पद्धति का उपयोग पढ़े लिखे और विवेकी लोगों पर ही किया जा सकता है। गंभीर मानसिक रोगों के लिए या बहुत कम पढ़े लिखे लोगों पर इसका उपयोग बहुत सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम इसमें रोगी को उसके दोषपूर्ण अतार्किक चिंतन, संज्ञान, विश्वास से परिचित कराते हैं और इसका सामना करने के लिए व्यक्ति में समझदारी और ज्ञान का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज चिकित्सा पद्धतियों में हमने संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा पद्धति के कई प्रकारों का अध्ययन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।